गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का। आज शुरू करते हैं साइंस सेक्शन से बायोलॉजी सब्जेक्ट को, जिसमें से प्रथम चैप्टर है जगत का वर्गीकरण, जीव विज्ञान की मूल बातें एवं कोशिकाएं। यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे, साथ ही साथ उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इत्यादि का एमसीक्यू करवाया गया है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत उपयोगी है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है R.H. व्हिटेकर द्वारा सुझाया गया 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस मानदंड पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए का सही, सुस्पष्ट रूप से परिभाषित केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति। देखिए, R.H. व्हिटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सजीव जगत को निम्न में विभाजित किया, जिनमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमल एवं प्लांटी। वर्गीकरण का आधार क्या था? तो सेल संरचना था, पोषण का तरीका था, शारीरिक जटिलता था और प्रजनन का तरीका था। तो यहाँ पर दर्शाया गया है ये सभी, लेकिन व्हिटेकर साहब के जो वर्गीकरण था उसमें केंद्रक की बात नहीं की गई थी, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। यहाँ पर मोनेरा, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटिस्टा दिया गया है, तो इसमें से उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहा गया है मोनेरा का संबंध है माइकोप्लाज्मा नीले हरे शैवाल से। बी में को कहा गया है बैक्टीरिया का संबंध है बेसिलिकोसी एस्पाइरेला से। कवक का संबंध है मशरूम फफूंद से और प्रोटिस्टा का संबंध है यूग्लिना डायनोफ्लैजिलेट्स से। तो इस प्रकार से इसका संबंध दर्शाया गया है, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवाणुओं का वह समूह जो अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम है, उसे स्वपोषी जीवाणु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपर्युक्त सूची में आता है? तो इसका उत्तर दिया गया है नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर। एजिटोबैक्टर नहीं होगा, क्लस्ट्रीडियम नहीं होगा, राइजोबियम भी नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें देखना है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। वे अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। याद रखना, कहाँ से वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करके। अगला है फैक्ट, एजोटोबैक्टर और क्लस्ट्रीडियम परपोषी बैक्टीरिया है जो मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये एजोटोबैक्टर के बारे में बताया गया है, क्लस्ट्रीडियम के बारे में बताया गया है ना, जो ऑप्शन बी में दिया गया था, जो गलत था कि ये स्वपोषी नहीं, ये परपोषी है, यानी दूसरे पर आश्रित है। फिर है राइजोबियम, एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है जो फलीदार पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध के माध्यम से पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से राइजोबियम के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैक्टीरिया का उपयोग मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए किया जाता है। दूसरा है लैक्टिक एसिड और दही जैसे उपयोगी उत्पाद बैक्टीरिया के उपयोग से बनाए जाते हैं। तीसरा है बैक्टीरिया का उपयोग टीकों की तैयारी में किया जाता है। तो यहाँ पे सत्य कथन तीनों को माना गया है। एक्सप्लेनेशन में देखें। पहला सही है, बैक्टीरिया का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। वे कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके ह्यूमस और खाद बनाते हैं जो मिट्टी की समृद्धि बनाता है। वे मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी सुधार करते हैं, है ना। पूछ देगा बैक्टीरिया से क्या मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार होती है? तो ये उत्तर सही होगा। फिर है लैक्टिक एसिड और दही जैसे उपयोगी उत्पाद बैक्टीरिया के उपयोग से बनाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक रूप लैक्टोबैसिलस है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। जो हम लोग दही खाते हैं वो
दही बनता किससे है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनता है। तीसरा है बैक्टीरिया का उपयोग डिप्थीरिया, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा आदि के टीके बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से इन रोगों को भी याद रखना है और हमें याद रखना है इनका जो टीका बनता है वो बैक्टीरिया के उपयोग से बनता है। पांचवा प्रश्न है बैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इसे नीले हरे शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है ये प्रकाश स्वपोषी जीव हैं जो अधिकतर मीठे पानी में पाए जाते हैं। तीसरा है यह मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले बहुकोषीय यूकैरियोटिक हैं। तो उपर्युक्त में से हमें गलत कथन चूज करना है। तो यहाँ पर दिया गया है डी में कहा गया है तीन में है कि ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले बहुकोषीय यूकैरियोटिक है। किसके संबंध में बोल रहा है? साइनोबैक्टर के बारे में ये बता रहा है ना। कथन है ये साइनोबैक्टर का। तो तीसरा को गलत बोला गया, क्यों गलत बोला है इसकी चर्चा करते हैं। साइनोबैक्टर को नीले हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। किसे नीले हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो साइनोबैक्टर को। वे फोटो ऑटोट्रॉपिक जीव हैं जो ज़्यादातर ताज़े पानी में पाए जाते हैं। नीले हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषक होते हैं। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जो उनकी वृद्धि और कोशिका विभाजन में मदद करता है ना। फिर कहता है ये एक कोशीय प्रोकैरियोटिक्स हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये आदिम जीव हैं यानी सबसे पुराना जीव है, इसलिए 3 गलत है। यहाँ पे क्या कहा गया था? ये यूकैरियोटिक जीव हैं, नहीं, ये एक कोशीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं। फिर है कि इन जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में झिल्ली से बंधे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। याद रखें कोशिकाओं के वे प्रकार जिनमें कोई स्पष्ट नाभिक नहीं होता है और कोई झिल्लीबद्ध अंगक नहीं होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है और वे आमतौर पर एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं। ये जीव स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं या फिर जानवरों की आंत में पाए जाते हैं। तो ये है प्रोकैरियोट्स के बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माइकोप्लाज्मा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो इसका उत्तर है मोनेरा। माइकोप्लाज्मा मोनेरा श्रेणी में आता है। यह सीवेज के पानी, मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ में पाए जाते हैं। फिर है ये सबसे छोटे स्वतंत्र रहने वाले सूक्ष्मजीव हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है एस्परगिलस एक कवक है जिसे आमतौर पर ब्लैक स्मोकी या ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त ये जो कथन है इसके लिए जिम्मेदार है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है एस्परगिलस में जनन की प्रकृति लैंगिक है। इसका उपयोग मादक पेय बनाने के पदार्थों में किया जाता है। इनसे मनुष्यों में कैंसर हो सकता है। भोजन के खराब होने के अलावा यह फेफड़ों या प्रारंभिक संक्रमण का कारण भी बन सकता है। तो कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर बताया गया है उपर्युक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी कि ये सभी कथन ये जो बताया गया है ये सभी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एस्परगिलस ओराइजी का उपयोग सर्वप्रथम स्टार्च को सरल कोशिकाओं में तोड़ने के लिए किया जाता है ताकि अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ बनाए जा सकें। फिर है एस्परगिलस प्रजाति एंथ्रोक्विनोन उत्पन्न करती है जिससे जीवाणुरोधी और कवकरोधी गुण होते हैं। प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन है कि लाइकेन को जीवन सूचक जीवन माना जाता है। कारण लाइकेन कवक और शैवाल अस्थायी संयोजन है। तो इसका उत्तर हमें बताना है। तो बी को बताया गया है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, लेकिन कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अब क्यों इसमें इस तरह का संबंध है देखते हैं। दोनों कथन सही है लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों? लाइकेन अपने विषहरण गुणों के कारण संकेतक जीव हैं। वायु प्रदूषण के कारण लाइकेन की आबादी में कमी आती है जो किसी विशेष क्षेत्र में वायुमंडलीय प्रदूषकों का संकेत देता है। वैज्ञानिक लाइकेन का अध्ययन करते हैं और पर्यावरण में मौजूद विषाक्त पदार्थ के स्तर को निर्धारित करने के लिए
उनके द्वारा अवशोषित विषाक्त पदार्थ को निकालते हैं। तो इस प्रकार से लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न है, प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से जीव मिट्टी की रहित सतह पर जीवित पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शंस है फर्न, मास, लाइकेन या फिर कवक। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को बताएं। तो इसमें से सही उत्तर सी को माना गया है, जिसमें 2 और 3 को सही माना गया है, लाइकेन और मॉस को। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। फर्न सामान्यतः समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में के जंगलों में पाए जाते हैं। मॉस एक फूल रहित पौधा है। मॉस कैसा है? मॉस एक फूल रहित पौधा है जिसमें वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं, इसलिए यह चट्टानों पर उगता है। तीसरा है लाइकेन एक कवक और एक शैवाल की सहजीवी साझेदारी बनाते हैं। पत्थर पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं और पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से लाइकेन का 2 प्रजाति है, इसे हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बताया गया है कवक मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं और उनसे पोषण अवशोषित करते हैं, इसलिए उनका पोषण मृतजीवी प्रकृति का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, माइकोराइजा को निम्नलिखित में से किसके रूप में सही ढंग से वर्णित किया गया है? एक है कि जड़ और कवक के बीच परजीवी संबंध, दूसरा है कवक और जड़ों के बीच सहजीवी संबंध, तीसरा है शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध, और फिर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो माइकोराइजा के बारे में बताया गया है कवक और जड़ों के बीच सहजीवी संबंध। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। कवक और जड़ें परस्पर संबंध में है जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कवक पौधे से पोषण लेता है क्योंकि इनसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, और बदले में पौधों के लिए पानी और खनिज के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने में ये मदद करता है। अब गलत कथन की हमें पहचान करना है। कुछ कवक प्रकृति में खाद होते हैं। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति एनीमिया में मौजूद होती है। प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषण और विषमपोषी पोषक पद्धति होती है। तो गलत कथन यहाँ पर है सी, कोशिका भित्ति एनीमिया में मौजूद होती है। कुछ कवक प्रकृति में खाद होते हैं, जैसे उल्वा, जिसे समुद्री सलाद के रूप में जाना जाता है। पूछ देगा समुद्री सलाद किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा उल्वा। इसे खाद हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है ना, इसलिए एक को सही माना गया है। दूसरा है मोनेरा। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। इसकी प्रोकैरियोटिक प्रकृति के कारण, प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं, प्रकृति के कारण नाभिकीय पदार्थ डीएनए अणुओं से बना होता है जो केंद्रक द्रव के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जाता है, याद रखें। फिर है एनीमिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है क्योंकि शरीर की आकार और संरचना पदार्थ करने का कार्य कंकाल तंत्र द्वारा किया जाता है, जो प्लांटी में मौजूद नहीं होता है। इस कारण से विकल्प जो सी दिया गया था उसे गलत माना गया है। विकल्प सी में क्या बताया गया था कि कोशिका भित्ति एनीमिया में मौजूद होती है, लेकिन नहीं, एनीमिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। फिर है प्रोटिस्टा में पोषण की प्रकाश संश्लेषी और विषमपोषी विधियाँ होती है। युग्लिना जैसे एक कोशीय शैवाल प्रकाश संश्लेषण को होते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, अतः विकल्प डी को सही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। उस सही को सुमेलित इस प्रकार है कि उल्वा का संबंध जो है वो क्या है, खाद समुद्री शैवाल से है। इससे ऊपर वाले प्रश्न में हम लोग देख चुके थे, उल्वा का संबंध किससे है, तो खाद समुद्री शैवाल से है। नॉस्टॉक का संबंध किससे है, तो नाइट्रोजन की कमी वाले वातावरण से, है ना। नॉस्टॉक का संबंध है नाइट्रोजन की कमी वाले शैवाल से। अगर का संबंध किससे है, जेली और कस्टर्ड से, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। और क्लोरेला का संबंध है एंटीबायोटिक दवा से। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खमीर, म्यूकर, मशरूम आदि में पाया जाने वाला
पोषण का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इसका उत्तर है मृतजीवी। मृतजीवी मृत में सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। ये सूक्ष्मजीव जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल रसायनों में तोड़ देते हैं, जिनसे इन्हें ऊर्जा प्राप्त करने और चयापचय कार्य करने में मदद मिलती है। फिर है, इनमें पत्तियां, जड़ें और तने नहीं होते, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न है, प्लांट जगत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, क्रिप्टोगैम वे पौधे हैं जिनमें बीज नहीं होते। दूसरा है, फेनरोगैम वे पौधे हैं जिनमें बीज होते हैं। तीसरा है, शैवाल थैलोफाइट समूह के से संबंधित है और फेनरोगैम का एक उपजगत है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर है उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 2। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्रिप्टोगैम ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं। वे बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं बिना फूलों या बीजों के। सभी क्रिप्टोगैम और कवक की तरह पादप जगत का हिस्सा नहीं माना जाता है। उन्हें एक अलग जगत माना जाता है जो जानवरों से अधिक निकटता के से संबंधित है। और नीले हरे शैवाल को अब बैक्टीरिया का एक संघ माना जाता है ना? पूछ देगा, नीले हरे शैवाल को किसका संघ माना जाता है? तो बैक्टीरिया का एक संघ। फिर है, फेरोगैम्स वैसे पौधे होते हैं जिनमें बीज होते हैं। इन पौधों में सुवेदित प्रजनन उत्तक होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। स्पेरोजर्म्स और एंजियोस्पर्म फेरोगैम्स हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फेरोगैम्स हैं। कथन 3 को गलत माना गया है। शैवाल थैलोफाइट समूह से संबंधित है जो क्रिप्टोगैम्स का उपजगत है। शैवाल किससे संबंधित है? तो थैलोफाइट समूह से संबंधित है। फिर है, थैलोफाइट्स में बहुकोषीय थैलस निकाय होते हैं जो जड़ पत्तियों और तने में विभेदित नहीं होते हैं। प्रश्न है, लाइकेन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से गलत विकल्प को चिन्हित करें। तो गलत विकल्प क्या है? तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जो कि गलत है। अन्य जो हैं वे कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, ये सही है। इसकी कुछ प्रजातियां 12 सींगों द्वारा खाई जाती, ये भी सही है। ये पर्यावरण प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये भी सभी सही है। एक को गलत माना गया है, वे बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं। 0.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष से लेकर 500 मिलीमीटर प्रति वर्ष तक का इसका ग्रोथ होता है। इसकी धीमी वृद्धि का कारण कहा जाता है कि इसका जीवन काल लंबा होता है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध दर्शाता है। इसकी कुछ प्रजातियां जो होती है जो कि 12 सींगों द्वारा खाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल क्रेजेनन उत्पन्न कराता है? तो इसका उत्तर है लाल शैवाल समुद्री जल में 30 से 90 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। ये चट्टानी पत्थरों से जुड़े होते हैं। इनका रंग लाल फाइकोएरिथ्रिन की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है। ये रासायनिक तत्व है ना? पूछ देगा, फाइकोएरिथ्रिन किस शैवाल में पाया जाता है? लाल, पीला, हरा? तो उत्तर होगा लाल शैवाल का महत्व है, यह खाने योग्य है। जापान में इसे चावल के साथ खाया जाता है। फाइकोकोलाइड्स यानी कि बीली प्रोटीन का निष्कर्षण इससे निकाला जाता है, जिसका उपयोग गाढ़ा करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। क्रेजेनन का निष्कर्षण चॉकलेट, आइसक्रीम और पाइसीकृत करने के लिए किया जाता है। तो ये था क्रेजेनन के बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूरे शैवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कहा गया कितने कथन सही हैं? तो 1 और 2 को सही माना गया है कि भूरे रंग के जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन की बड़ी मात्रा के कारण होता है। ये आयोडीन और सोडा के समृद्धि स्रोत है। ये दोनों को सही माना गया है। तीसरा, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनस भूरे शैवाल के उदाहरण है, इसे गलत माना गया है। देखते हैं उदाहरण में, एक्सप्लेनेशन में। कथन 1 और 2 सही हैं। भूरे रंग के जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। पूछ देगा, भूरे रंग का शैवाल का क्या कारण है? कौन सा केमिकल इसमें पाया जाता है जिस कारण से इसका रंग भूरा होता है? फिर है, ये आयोडीन की और सोडा के समृद्धि स्रोत हैं।
आयोडीन का उपयोग किसके लिए होता है, तो ये घेघा रोग के लिए होता है। फिर कथन 3 गलत है। क्लोरेला और क्लोडोमोनास हरे शैवाल के उदाहरण है ना। ये किसके उदाहरण हैं, तो हरे शैवाल के, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। फिर है इसका उपयोग सीवेज निपटान में ऑक्सीजन को बहाल करने और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन को गलत माना गया है। कहता है कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास हरे शैवाल के उदाहरण हैं, है ना कि ये भूरे शैवाल के। याद रखें, इनका उपयोग क्या होता है, तो सीवेज निपटान में ऑक्सीजन को बहाल करने और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए किया जाता है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को सही माना गया है। हाइड्रोफाइट्स पानी में या पानी पर उगता है। मेसोफाइट्स शुष्क क्षेत्र में उगता है, नहीं। मेसोफाइट्स का संबंध दिया गया है, मेसोफाइट्स का संबंध है गर्म क्षेत्र में उगता है। हेलोफाइट्स कहाँ उगता है, तो हेलोफाइट्स उगता है उच्च नमक सांद्रता वाले क्षेत्रों में। फिर है जीरोफाइट्स कहाँ उगता है, तो जीरोफाइट्स उगता है शुष्क क्षेत्रों में। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेम टू सेम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसे आप पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो श्योर है कि एग्जामिनेशन में ऑप्शन को गलत करके आएंगे। ये कोई तुक्केबाजी से ही इसमें प्रश्न आप सॉल्व। प्रश्न है कि इस संघ के सदस्यों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। वे आमतौर पर समुद्री और अधिकतम विषम जानवर होते हैं। शरीर को स्पोंजिन फाइबर के बने कंकाल द्वारा सहारा दिया जाता है। अंडे और शुक्राणु एक ही व्यक्ति में द्वारा उत्पादित होते हैं। ये विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से युग्मकों के निर्माण द्वारा लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। तो ये सभी वर्णित संघ कौन सा है, तो इसमें उदाहरण दिया गया है पेरिफेरा का। पेरिफेरा के बारे में ये सभी बातें कही गई है। देखते हैं पेरिफेरा क्या है। तो पेरिफेरा, जिसे आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है, समुद्री और मीठे पानी के वातावरण में पाए जाने वाले सरल बहुकोशिकीय जलीय जानवरों का एक विविध समूह है। वे सबसे आदिम जानवरों में और जिनकी छिद्रपूर्ण शरीर और भोजन करने के अनोखे तरीके विशेषता है। यहाँ कुछ प्रमुख विशेषताएं पेरिफेरा का बताया गया है। पहला है स्पंज का कंकाल या स्पिक्यूलस सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, या स्पोंजिन जो एक प्रोटीन है उससे बना होता है इसका कंकाल। फिर है उनका शरीर शिथिल रूप से संगठित कोशिकाओं से बना होता है। फिर है स्पंजी पानी के छोटे कणों को छानकर अपना भोजन बनाता है। यद्यपि अधिकांश स्पंज समुद्री होते हैं, फिर भी कुछ जो इसके प्रजाति है वो मीठे जल वाले वातावरण में भी पाए जाते हैं। स्पंज स्थिर होते हैं, अर्थात वे सतहों में से चिपके रहते हैं और हिलते नहीं हैं। तो इस तरह से स्पंज के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, यह जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर कुल नामित प्रजातियों में से 2/3 इसी संघ से संबंधित हैं। संघ वो कौन सा है, तो वो संघ है आर्थ्रोपोडा। पूछ देगा प्रश्न में, ये अक्सर पूछा जाता है। आर्थ्रोपोडा वह संघ जिसमें कीट, एराक्निड, क्रस्टेशियन, मायरोपोड शामिल है। पृथ्वी पर जानवरों का सबसे बड़ा और सबसे विविध समूह है। आर्थ्रोपोडा की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर कुछ विशेषता बताया गया है कि आर्थ्रोपोडा में काइटिन से बना एक कठोर बाह्य कंकाल होता है जो सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। उनके शरीर कई खंडों में विभाजित होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य होता है। निषेचन आमतौर पर आंतरिक होता है। सबसे बड़ा समूह जिसमें भृंग, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, चींटियाँ और मक्खियाँ शामिल है। क्लूलेक्स और एडीज नामक वेक्टर भी इसी संघ से संबंधित है। फिर आता है उभयचर जलीय और स्थलीय आवासों में रह सकते हैं। उभयचर जिसमें के माध्यम से वे श्वसन करते हैं वो क्या है, तो वो फेफड़े के माध्यम से भी श्वसन कर सकते हैं, त्वचा के माध्यम से भी कर सकते हैं और गलफड़ा के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए, उभयचर जलीय और स्थलीय दोनों ही तरह के आवासों में रह सकते हैं। उनमें से ज़्यादातर वे 2 जोड़े अंग होते हैं
शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है। तो उभयचरों की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला है उभयचरों की त्वचा नम यानी बिना सल्क वाली होती है। श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों और त्वचा के माध्यम से होता है। हृदय 3 कक्षीय होते हैं जो अलिंद और एक निलय होता है। ये ठंडे खून वाले जानवर हैं। निषेचन बाह्य होता है। वे अंडप्रजक होते हैं और विकास अप्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से उभयचर के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सूचियों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो उपर्युक्त में यहाँ पर सही सुमेलित करने वाली बात बोला गया है, तो डी है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये सिर्फ डी ही सही क्यों है। तो मगरमच्छ जो है वो क्या है? सरीसृप वर्ग से संबंधित है। यहाँ पर वह पशु का बारे में है और यहाँ उससे संबंधित वर्ग को बताया गया है। तो मगर का सरीसृप से संबंध है, इसलिए ये कथन गलत है। फिर है मगरमच्छ के बारे में है, वर्ग का नाम उनके और रेंगने की क्रिया को दर्शाता है। वे ज़्यादातर स्थलीय जानवर हैं। उनका शरीर सूखी त्वचा और एपिडर्मल से ढका होता है। फिर है बिलियाँ स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, इस कारण से ये भी गलत माना गया था। अब यह है कि वे विभिन्न प्रकार के आवासों में पाई जाती है। उनकी अनोखी विशेषता दूध उत्पादक ग्रंथियों यानी कि स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति है। वे बाल रखने में भी अद्वितीय हैं। फिर है कि स्टारफिश एकेनोडर्मेटा वर्ग से संबंधित है, जबकि ये बताया गया था कि रेप्टेलिया वर्ग से, इस कारण से ये गलत माना गया। ये कांटेदार शरीर वाले समुद्री जानवर हैं। उनके सबसे विशिष्ट विशेषता है कि जल संवहनी प्रणाली की उपस्थिति। वे भोजन और श्वसन के संचलन, पकड़ने और परिवहन में मदद करती है। फिर है पेंगुइन एवेक्स वर्ग से संबंधित है। उनकी खासियत पंखों की मौजूदगी है। उनके पास चोंच होती है और अग्रपाद पंखों में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कार्लोस लिनुस वर्गीकी के जनक हैं। फिर है, लिनियस ने 1969 में वे सभी 5 जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। तो कौन से कथन यहाँ पर सही है? तो एक को सिर्फ सही माना गया है। कार्लोस लिनस वर्गीकरण विज्ञान के जनक हैं, यह कथन सही है। लिनियस ने, जिन्हें कार्ल लिनियस के नाम से जाना जाता है, को अक्सर जीवों के नामकरण और वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। लिनियस ने 1969 में सभी जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। ये कथन गलत है। 5 साम्राज्यों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकरण बाद में 1969 में रॉबर्ट व्हिटेकर द्वारा पेश किया गया था, ना कि लिनियस के द्वारा, है ना। पूछ देगा किसके द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया गया था, तो उत्तर होगा रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अर्ध तरल और जटिल प्रणाली, जहाँ सभी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती है, प्रोटोप्लाज्म है। कोशिका में जैव रसायन प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला, चयापचय। फिर है, आंतरिक स्थिति को बनाए रखकर स्थिरता, होम्योस्टेटिस कहलाता है। फिर है, न्यूक्लियस द्वारा निर्मित और बिना किसी झिल्ली के कोशिका द्रव में मौजूद, यह है गोल्जी बॉडीज। तो इसमें से बताया गया है कि ऑप्शन सी, 2 से अधिक जोड़े यहाँ पर सही ढंग से सुमेलित हैं। देखते हैं ये जोड़े कौन से हैं। तो 1, 2 और 3 सही ढंग से सुमेलित हैं। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा को सही ढंग से सुमेलित माना गया है। चौथा को गलत माना गया है। न्यूक्लियस के बारे में गलत बताया गया है कि इनका संबंध गोल्जी बॉडीज से है, जो गलत है। देखते हैं, अर्ध तरल और जटिल प्रणाली, जहाँ सभी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती है, प्रोटोप्लाज्म से संबंधित है। कोशिका में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला चयापचय कहलाता है। आंतरिक स्थितियों को बनाए रखकर स्थिरता, होम्योस्टेटिस कहलाता है। न्यूक्लियस द्वारा निर्मित और बिना किसी झिल्ली के कोशिका द्रव में मौजूद, संबंध इसका है राइबोसोम से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को अभिकरण आर कहा गया है। अभिकथन ए में है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड को डायनोसिन
ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऑक्सीजन और ऊर्जा में तोड़ देता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। अभिकथन ए सत्य है और कारण आर असत्य है। क्यों असत्य है इसकी चर्चा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संश्लेषण होता है। ऊर्जा एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलती है। आर गलत है। यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा तोड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहरी और आंतरिक झिल्ली होती है ना। यहाँ पर है यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में तोड़ता है, जबकि ऑप्शन में दिया गया था कि यह ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऑक्सीजन और ऊर्जा को तोड़ता है, जो कि गलत था। होना चाहिए था ऑक्सीजन। सूची 1 को सूची 2 से सही मूल्यांकन करें। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी को सही माना गया है। कोशिका में पाचन, इसका संबंध बताया गया है लाइसोसोम्स। बी का संबंध बताया गया है 4 से, भोजन का भंडारण, रिक्तिकाएँ। सी का संबंध बताया गया पहला से, प्राणियों में कोशिका विभाजन, सेंट्रोजोम्स। फिर है पैकिंग और संश्लेषण। डी का संबंध है 2 से, गोल्जी उपकरण। लास्ट में है पौधे और पशु कोशिकाओं दोनों में चयनात्मक परागम्य झिल्ली। इसका संबंध 5वां से है, कोशिका झिल्ली। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव शरीर में बी कोशिकाएं और टी कोशिकाओं की भूमिका निम्नलिखित में से किस कथन में परिलक्षित होती है? तो ये उत्तर जो है डी है। वे प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रक्रिया प्रणालियाँ हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, बी कोशिका और टी कोशिका लिम्फोसाइट के मुख्य प्रकार हैं। बी कोशिका शरीर के तरल पदार्थों में एंटीबॉडी नामक पदार्थ का स्राव करती हैं। एंटीबॉडी का उत्पादन करके भविष्य के हमलों का निर्माण, रक्षा की एक प्रणाली बनाते हैं। लक्ष्य कोशिकाओं पर हमला करने का काम टी कोशिकाओं या अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से बी कोशिका और टी कोशिका के बारे में बताया गया है। पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कहा गया है, सही उत्तर हमें देखना है तो 1, 2, 3 कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिका में नहीं होती है। पादप कोशिकाएं आमतौर पर प्राणी कोशिकाओं से बड़ी होती है। फिर है परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में एक छोटी रिक्तिकाएं होती है। तो ये था बायोलॉजी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग एमसीक्यू को देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।